हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 9 में। आज हमारा मोशन इन अ प्लेन में गोल क्या है समझते हैं। आज हमारा गोल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर मोशन आज पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको तीसरा जो हमारा गोल है वो है मोक्षा। सर्कुलर मोशन में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे आप पीवाई की करिए या किसी भी किताब से सवाल सॉल्व करिए, मेरी गारंटी है बहुत आराम से आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि लास्ट लेक्चर में जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया था उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं। सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। साहब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट क्या है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मान लो ऑब्जेक्ट अगर क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है तो लगातार क्लॉकवाइज मोशन में घूमता रहेगा। सर एंटी क्लॉकवाइज में नहीं जाएगा, पहले क्लॉकवाइज मोशन को खत्म करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका स्पीड कम नहीं होगा, घूमने की रफ्तार, एंगल जो ट्रेवल कर रहा है पर सेकंड वो कम नहीं होगा, तो रुकेगा नहीं। और रुकेगा नहीं तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में ही रहेगा, और सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में ही रहेगा, हमेशा नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब एंगुलर स्पीड क्या रहेगा साहब, कांस्टेंट। और अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड को हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि हो जाएगा 0। साहब लीनियर स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, तो हर एक यूनिट टाइम में या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर्कमफ्रेंस पे चलते हुए। मतलब साहब ये हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा है, 1 सेकंड में थीटा एंगल ट्रेवल किया तो अगले 1 सेकंड में थीटा एंगल ही ट्रेवल करेगा, अगले 1 सेकंड में थीटा एंगल ही ट्रेवल करेगा, अगले 1 सेकंड में थीटा एंगल ही ट्रेवल करेगा, अगले 1 सेकंड में थीटा करेगा, अगले 1 सेकंड में थीटा करेगा, अगले 1 सेकंड में थीटा ही करेगा, अगले 1 सेकंड में थीटा करेगा, फिर अगले 1 सेकंड में थीटा ही करेगा। मतलब सर ये हुआ कि सर थीटा अगर कर रहा, रेडियस वही है, तो आर्क लेंथ एक यूनिट टाइम में, फिर अगले यूनिट टाइम में, फिर अगले यूनिट टाइम में सेम आर्क लेंथ ट्रेवल करेगा। मतलब लीनियर स्पीड साहब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लीनियर स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा साहब। अच्छा है बात है। हां, अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर स्पीड, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दोनों क्या हो जाएगा, 0। सर डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे, अगर सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये चल रहा होगा, हर इंस्टेंट पे भागने की डायरेक्शन इसकी ये होगी। मतलब साफ है कि डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हम जानते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब भागने की रफ्तार कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना होता है, हाउ फास्ट एंड वेयर। हाउ फास्ट इज कांस्टेंट, देखो डेल्टा टी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर डेल्टा टी में उतना ही डिस्टेंस, फिर उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा मतलब एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ, एक्सीलरेशन तो आएगा ना साहब, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ कैसे, डायरेक्शन चेंज होने से। तो हम यहां पे कहते हैं सर कि ये AC नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं, कर लेना चाहिए क्योंकि सवाल पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी के स्केलर टर्म है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, और वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन साहब क्या हो जाएगा, 0, और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर भी 0। लो साहब मजे आए। मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। तो चलो गेम खेलते हैं। ऑफलाइन में क्या होता था कि मैं खड़े हो जाता था और 200-300 बच्चे बैठे होते थे, वो कहते थे, मैं बोलता था एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, लीनियर स्पीड कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, एंगुलर एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजिंग, स्पीड कांस्टेंट, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, अल्फा 0, AT 0, A नॉट इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, वर्क डन 0, पावर 0, मोमेंटम वेरिएबल,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसा रहता है? कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड कैसा रहता है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम पे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी बचेगा बस। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बचेगा बस। और क्या बच जाएगा साहब इसमें? बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? ऐसा मोशन जिसमें रेट ऑफ चेंज इन एंगल ट्रेवल्ड इज कांस्टेंट। यूनिट टाइम में यूनिट एंगल ट्रेवल्ड करेगा। फिर बताऊं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट, लीनियर स्पीड कांस्टेंट, एटी जीरो, अल्फा जीरो, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, डायरेक्शन चेंजिंग, वेलोसिटी चेंजिंग, इसलिए एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो साहब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बचा ही क्या? यूसीएम में बचा ही क्या? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एक इक्वेशन बचा। ठीक है सर। वेलोसिटी तो चेंज हो रही, हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। और इस एवरेज एक्सीलरेशन में ये एसी ही बचेगा, एसी एवरेज आ जाएगा, जो कि था 2v sin थीटा बाई 2। एक बच्चा बहुत ही सुंदर सवाल पूछा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो कह रहा है सर अगर आप इस 2 को नीचे लिखोगे तो उसमें ऐसे कर दो ना, इस 2 से इस 2 को काट दो। कभी कभी जब तुम्हें समझ नहीं आता था तो मुझे लगता था कि बच्चों को और मैं कैसे समझाऊं। आजकल जब तुम ऐसा सवाल करते हो ना तो मुझे ऐसा महसूस होता है मैं क्यों ही समझाऊं। हद कर दिया, मतलब हद कर दिया भाई साहब, हद कर दिया। कभी ऐसा हुआ है भला? साइन थीटा बाई 2 से नीचे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 1/2, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल करोगे तो कल तो तुम ये भी कर देना, साइन थीटा बटा थीटा है तो थीटा से थीटा कैंसिल कर देना, यहां बचेगा sin। बहुत बढ़िया। सर थीटा से थीटा तो हमने कैंसिल कर दिया सर, देखो थीटा से थीटा कैंसिल कर दिया, यहां पे बचेगा sin इज आंसर। नमस्कार। तो क्या हो जाएगा? ये मैंने करा दिया था प्रूफ आपको, वी स्क्वायर भी आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। सर्कुलर पाथ पे ये एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला बनता है इसमें, अच्छा सर ये तो एवरेज है, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। बड़ा सिंपल है। और इस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो देखो बेटा, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहां पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी इनटू एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट होगा VA cos 90। cos 90 क्या होता है? जी। समझ आया बहुत अच्छे से। अब आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं NUCM के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है साहब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एंगुलर स्पीड वेरी करेगा, तो सर इसमें स्पीड वेरिएबल होगा। हाँ, एंगुलर स्पीड वेरिएबल हो। तो अगर एंगुलर स्पीड वेरिएबल हो जाए देन व्हाट अबाउट लीनियर स्पीड? सर ये भी वेरिएबल होगा। ऐसा क्यों बेटा? लीनियर स्पीड वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो v बराबर होता है r ओमेगा। कैपिटल R लिखना चाहो कैपिटल R लिख लो। ये है आपका रेडियस। एक सर्कुलर पाथ पे रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप एंगुलर स्पीड वेरी करेंगे तो बेटा लीनियर स्पीड भी वेरी कर जाएगा। एंगुलर स्पीड वेरी करेंगे तो लीनियर स्पीड भी वेरी करेगा, v इज इक्वल टू r। इतना समझ आ गया? ठीक है साहब, मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेरी कर रहा है। तो अल्फा, सर अल्फा वो होगा क्योंकि चेंज इन ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को अल्फा कहते हैं, तो आप कहोगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 और 80 इज नॉट इक्वल टू 0। पहले स्पीड कांस्टेंट था इसलिए 80 0 था, 80 था ही नहीं। यहां पे देखिए 80 था ही नहीं, ये स्पीड कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो नेट एक्सीलरेशन जो आपका आएगा AC वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आएगा और नेट एक्सीलरेशन आप A ही कहेंगे। लेकिन यहां पे 80 भी होगा। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की तो डायरेक्शन भी तो बदल रहा है, डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरिएबल। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में से चलेगा, मतलब AC इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें AC भी होगा और 80 भी होगा। अब यहां पे ये चीज आप समझिएगा प्लीज कि जो 80 होगा
वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, तभी तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको चेंज कर सकता है। और आपका जो AC होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, और ये टेंजेंट की तरफ होगा AT। दोनों कंपोनेंट यहां पे अवेलेबल होंगे। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है सर। तो सर नेट एक्सीलरेशन को हम क्या लिखेंगे? नेट एक्सीलरेशन को लिखेंगे आप AT प्लस AC का वेक्टर सम। आप कह सकते हैं कि AT एंड AC आर नथिंग बट अ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सीलरेशन। तो सर इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ वेरिएबल, और काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है तो पक्की बात है इसमें वर्क डन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता था और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरिएबल है। अगर स्पीड बेटा वेरिएबल है तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब है बदल रहा है, तो बदलाव दो तरह का होता है, अच्छा बदलाव, बेकार बदलाव। अगर कोई चीज बदल रहा है तो बदलाव तो दो तरह का हो सकता है। एक बदलाव तो यह है कि स्पीड बढ़ रहा है और दूसरा स्पीड घट रहा है। स्पीड बढ़ता कब है? स्पीड तब बढ़ता है जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगा, वो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन हो जाएगा। मतलब इस तरफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज जैसे चल रहा और इसी के डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन आ जाएगा जिसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, यो बात है कि स्पीड कब डिक्रीज होगा? स्पीड डिक्रीज कब हो सकता है? बेटा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा था और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा, एग्जैक्टली टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको रिटार्ड कर देगा और डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सीलरेशन होगा, डायरेक्शन जो चेंज करता है एक्सीलरेशन, वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो ये AC और ये AT। AT स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है? अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी के पैरेलल होगा AT तो स्पीड बढ़ेगा। सर ये तो आपने AT बनाया है, नेट एक्सीलरेशन किधर जाएगा? तो एक बात बताइएगा ध्यान से सोच के, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? AC और AT का वेक्टर सम कहीं इधर आएगा, ये नेट एक्सीलरेशन होगा, इसमें नेट एक्सीलरेशन कहीं इधर। अगर आप यहां पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एंगल है वो 90 से तो ज्यादा ही होगा और 180 से कम होगा। क्या 90 के बराबर नहीं हो सकता? 90 के बराबर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल तब होता है जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसमें स्पीड बढ़ रहा है, पक्की बात है एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ होगा, टेंजेंट की तरफ होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे। एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा सेंटर की तरफ, इसलिए इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। इन दोनों का वेक्टर सम कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। अगर AC का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके पास और AT का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके पास, ये नेट एक्सीलरेशन है। अब अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल देखेंगे तो ये थीटा एंगल जो बन रहा है, ये पक्की बात है ये 0 डिग्री से बड़ा है। 0 डिग्री नहीं हो सकता बेटा, 0 डिग्री तब होता है ना जब पूरा का पूरा एक्सीलरेशन इस लाइन में आ जाता है, AC नहीं। और अगर AC नहीं होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो सीधा निकल जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहां थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन चाहिए और इधर थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन आएगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम इनके बीच में गए 0 से 90 डिग्री के बीच है। तो जब भी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 और 90 के बीच में होता है तो स्पीड बढ़ेगा। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एंगल अगर 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा होना ही पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा फिर से देखिए समझिएगा, एक डायरेक्शन चेंज करेगा और एक स्पीड को कम करेगा, तो वेलोसिटी से एक्जैक्टली एंटी पैरेलल होगा। अब इन दोनों का वेक्टर सम बीच में आएगा। मान लो AT नहीं होता, सर AT नहीं होता तो पूरा का पूरा एक्सीलरेशन बीच में होता, उस केस में आप कहते कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होगा। थीटा 90 डिग्री कब होगा? तो किसके बीच का एंगल? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब इधर ये नहीं होगा तभी पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं? तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो वो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर अगर मैं इस AC को यहां पे थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं, ठीक है ना, ये बना लिया हमने AC,
वेक्टर है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, वेक्टर को पैरेलली यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये tan थीटा, tan थीटा को हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल देखेंगे, ये एटी, ये एसी, सॉरी ये एटी, ये एसी और ये नेट एसिलेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एसी बटा एटी हो जाएगा। और नेट एसिलरेशन अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो आप देखिए ना ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर है, और जब भी एक्स और वाई में दो वेक्टर का आप नेट मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके निकालने का यही तरीका होता है, एसी का होल स्क्वायर प्लस एटी का होल स्क्वायर। और किसी इंस्टेंट पे जो एसी होता है उसी इंस्टेंट पे स्पीड का होल स्क्वायर बटा, ये आपको मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ड्राइव कर दिया था, एसी हमेशा वी स्क्वायर बी आर होता है, और एटी होता है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, नॉट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, है ना। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से आप एटी निकाल सकते हैं, और एसी हमेशा होता है वी स्क्वायर। ये पूरी कहानी है। अब हम चलते हैं बेटा सवाल की तरफ, है ना। सवाल की तरफ देखते हैं नीट में कैसे जेई में सवाल पूछे जाते हैं। टू साइक्लिस्ट साइकिल अलोंग सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r1 एंड r2। दो अलग अलग साइक्लिस्ट हैं और दोनों का सर्कुलर पाथ का रेडियस अलग अलग है ना, अलग अलग सर्कुलर पाथ पे चल रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट इफ बोथ ऑफ देम टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। मतलब बोथ हैव अ सेम टाइम पीरियड, T1 बराबर T2, सेम टाइम पीरियड। आपको कैसे पता चला सेम टाइम पीरियड? क्योंकि बोथ कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दोनों सेम टाइम लेता है। देन द एंगुलर स्पीड आर इन द रेशियो। बेटा क्या होता है एंगुलर स्पीड, क्या होता है एंगुलर स्पीड, है ना। तो देखिए एंगुलर स्पीड होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस लिखो या एवरेज लिखो, बराबर होगा टोटल एंगल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अगर आप एक सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो एक सर्कुलर पाथ में टोटल एंगल कितना ट्रेवल करता है, 2 पाई, और एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम पी कहते हैं। अब ये एक सर्कुलर में कितने एंगल ट्रेवल करेगा, 2 पाई। ये एक सर्कुलर पाथ में कितने एंगल ट्रेवल करेगा, 2 पाई। तो दोनों का एक सर्कुलर पाथ में वन रिवॉल्यूशन में एंगल ट्रेवल सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो ओमेगा दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 बाई ओमेगा टी का रेशियो होगा 1:2। आप यहां पे गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, और इसका गलत डायरेक्शन क्या होता, अगर मैं कहता कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सही बात है। तो अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू v बटा आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो आर के तो दिया है, लेकिन दोनों का स्पीड तो अलग अलग होगा ना। देखो ओमेगा सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो ओमेगा सेम है, लेकिन लीनियर स्पीड दोनों का सेम नहीं होगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ओमेगा 1 में v1 बटा r1, फिर ओमेगा 2 में v2 बटा r2, फिर अलग अलग निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर से सेम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे हमें जाना ही नहीं, क्योंकि हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, सिंपल, आपने पढ़ा होगा ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी। और ओमेगा को ऐसे भी तो लिखते हैं 2 पाई 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जहां पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी, इसको हम हर्ट्ज में मेजर कहते हैं, और ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, और इसी का नाम एसएचएम में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड टी। देखो एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी, यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी का ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट, और ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको आप लिख सकते हैं टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। बी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, सवाल के लेवल को और थोड़ा बढ़ाते हैं। An object moving on a circular path at a constant speed has constant। सर्कुलर पाथ एक ऐसा सर्कुलर मोशन, एक ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। कोई ऐसा सर्कुलर मोशन बताओ जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट थोड़ी ना होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ कांस्टेंट थोड़ी ना है। ऑब्जेक्ट जहां से मोशन शुरू कर रहा है, मतलब यहां से मोशन शुरू कर रहा है, कहीं यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं यहां पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बेटा। कई बार बच्चा कहता है सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी तो जीरो होता है, हाँ होता है, तो सिर्फ एसी रहता है, हाँ एसी रहता है, वी स्क्वायर भी आर कांस्टेंट, वी स्क्वायर कांस्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। बट यहां डायरेक्शन अभी पीछे, यहां डायरेक्शन अभी नीचे, यहां डायरेक्शन आगे, यहां डायरेक्शन इज ऑलवेज वेरिएबल, तो ये गलत हो जाएगा। एनर्जी इज अ कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर।
एनर्जी में स्पीड होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर विथ एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड। देखिए ओमेगा है बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड और रेडियस है आपका 10 मीटर, रेडियस है आपका 10 मीटर। तो v इज इक्वल टू होता है बेटा r और ओमेगा कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। r की वैल्यू 10 मीटर ऐसा यूनिट में दिया हुआ है और ओमेगा हो जाएगा आपका, ये रख दीजिए 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट। v इज इक्वल टू r ओमेगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट 140 रिवॉल्यूशन, 140 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड, then its angular speed will be in a second। अब होप सो कि सवाल में कुछ उन्होंने गलत नहीं किया होगा। इन अ सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ठीक है ना। अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट 140 रिवॉल्यूशन इन अ सेकेंड, then its angular speed will be। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी लिख दिया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर नहीं भी लिखा होता तो सवाल पढ़ के आप समझ सकते थे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो कैसे समझ जाते? 140 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कवर किए, फिर अगले 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन, फिर अगले 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन, कह रहा है ना कंप्लीटेड 140 रिवॉल्यूशन इन अ मिनट। तो यूनिफॉर्म पैटर्न में कर, अगर नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न में करेगा तो आप निकाल भी नहीं सकते यहाँ पे कैलकुलेशन, है ना। और लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे देखेंगे ऐसे सवाल कैसे बन सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ और ये एफ हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, तो ये होगा 2 पाई और 140, तो ये हो जाएगा बेटा 140 रिवॉल्यूशन इन सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 280 पाई रेडियन पर सेकेंड। या सर आंसर तो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो यहां पे बेटा ये मिसप्रिंट हो सकता है सवाल में। अगर फ्रीक्वेंसी देखो ना बेटा, ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिखते हैं, बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, कंप्लीटेड 140 रिवॉल्यूशन इन अ, कुछ उसमें टाइम दिया होता जैसे इन अ 10 सेकेंड, तो हम फ्रीक्वेंसी वहां से निकाल लेते। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। A centripetal acceleration of a cyclist completing acceleration of a cyclist completing 7 round in a minute, 2 बार लिख दिया यार, along a circular track of radius 5 मीटर, रेडियस 5 मीटर है विद अ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये यूसीएम हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा साहब, ये यूसीएम हो जाएगा। क्यों यूसीएम हो जाएगा? क्योंकि ये लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग आप सवाल पढ़ो, सस्ता नशा करके टाइप किया है भाई साहब, सवाल पढ़ो। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग 7 राउंड इन अ मिनट अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। चलो अब ठीक है, 7 राउंड इन अ मिनट। अब इस सवाल को ढंग से सॉल्व करना है। विद अ कांस्टेंट स्पीड से हमें पता चल गया यूसीएम की बात कर रहे हैं। यूसीएम के लिए हम लिख सकते हैं, हमसे क्या पूछा है, विद अ कांस्टेंट स्पीड इज, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब साहब हमें ओमेगा चाहिए, v चाहिए। हमें क्या पता है, तो हमें पता है कि 7 राउंड मतलब 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया इन अ मिनट, 1 मिनट में 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 7 है, पर सेकंड निकाला तो टोटल सेकंड से डिवाइड करते 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो बेटा 7 रिवॉल्यूशन अगर 60 सेकंड में कंप्लीट करा तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन करेंगे, 7/60 कर दीजिए, ये हट जाएगा। सर ये ओमेगा है क्या? नहीं, ये ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। और यहां से हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ आर, ये ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, वो एफ। अब वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, 5 मीटर, तो आर की वैल्यू लिख दीजिए 5 मीटर, ठीक है, इनटू 2
पाई, फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे 7/60 हर्ट्ज। अब यहां से पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं या 22/7 भी लिख सकते हैं। तो 5 × 2 को लिख सकते हैं 10 × 22/7, 22/7 × 7/6। तो बेटा यहां से आप देखें 7/60, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 11/3, 11/3, 11/3 हो जाएगा तुम्हारा ये 3.78 मीटर पर सेकेंड, 3.78 मीटर पर सेकेंड ही होगा ना इसमें। अच्छा सॉरी, ये पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग 7 राउंड इन अ मिनट अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज। अच्छा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। यूनिट देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए फिर मुझे डाउट हुआ, फिर सवाल पढ़ना, ये मेरे से पढ़ने में दिक्कत हुई, आई एम सॉरी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? Centripetal acceleration of a cyclist which completing 7 round in a minute along a circular track of radius 5 meter with a constant velocity। ठीक है कोई बात नहीं, हमने v निकाल लिया ना 11/3, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। तो यहां से लिख सकते हैं आप v²/r, v²/r। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11/3 × 11/3 और रेडियस नीचे 5 लगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 121/9 × 5, 121/5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24/9, 8, ये ऑलमोस्ट 25/9 के आसपास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.7, 2.7 2.7 के आसपास आ जाएगा, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। ढंग से सॉल्व कर लेंगे इसको, इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, हम ऐसे भी कर सकते थे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सीलरेशन का मतलब सेंट्रीपिटल, पूछा भी सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v²/r, या हम लिख सकते हैं ω²r, ओमेगा को लिख लेंगे हम 2πf, 2πf का होल स्क्वायर इंटू r। तो ये हो जाएगा बेटा 4π² f², तो f² हो जाएगा 7, फ्रीक्वेंसी आता है 7/60, 7/60 ये हो जाएगा बेटा 4π² इंटू 7/60 मल्टीप्लाई 7/60 इंटू r की वैल्यू 5 रख देंगे। तो 4π² को हम लिख सकते हैं 22/7, तो 22 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई स्क्वायर है ना, 7 × 7, 7 × 7 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा ध्यान से देखना 7 × 7 से ये कैंसिल हो गया, बड़ा बढ़िया था, और 5 20 हो गया, 23 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया तुम्हारा 22 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाई 180, यहां से सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा 2.7 के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखिए, if the frequency of an object in a uniform circular motion is doubled then its acceleration becomes 4 times। फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। देखिए its acceleration becomes इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है असल में वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही होता है। उसको हम लिख सकते हैं ω²r, ओमेगा को हम लिखेंगे 2πf का होल स्क्वायर इंटू r, तो ये हो जाएगा 4π² r इंटू f²। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ये बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, a body is moving on a circle of radius 80 meter, body is moving on a circle of radius 80 meter with a speed 20 मीटर पर सेकंड। और देखो ये स्पीड दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो ये कांस्टेंट ही हो गया। सर आपको कैसे पता कांस्टेंट है? 20 क्या होता है? 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, हर समय 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड विच इज डिक्रीजिंग एट द रेट। अच्छा किसी इंस्टेंट पे 20 मीटर पर सेकंड है, और लिखा आगे लिखा है, देखो आगे लिखा है विच इज डिक्रीजिंग एट अ रेट 5 मीटर पर सेकंड। आई एम सॉरी, स्पीड इज डिक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये 80 हो गया। स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, बीच इज डिक्रीजिंग,
एट रेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं लिखा होता तो हम कांस्टेंट मान लेते, लेकिन लिखा है कि स्पीड इज डिक्रीजिंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एन इंस्टेंट द एंगल मेड बाय इट्स एक्सीलरेशन विथ इट्स वेलोसिटी। वाह, अब वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कितने का एंगल बनाएगा ये पूछा। तो सबसे पहली बात, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म? सर स्पीड विच इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, उस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा है, इधर हम स्पीड मानते हैं, तो इसके पीछे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, ये होगा एसी और ये होगा एटी, तो नेट एक्सीलरेशन कहीं यहां जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 90 से ज्यादा बनना चाहिए, और 90 से ज्यादा एक ही एंगल है 135 डिग्री, आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे भी डायरेक्ट सवाल देख के आप सॉल्व कर सकते हैं, 135 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर एक्सीलरेशन एंगल मेड बाय एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी अगर 90 हो तो स्पीड कांस्टेंट, जीरो सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा, तो जीरो तो कभी बन ही नहीं पाएगा, 90 होगा नहीं। 45 होता तो स्पीड पक्का बढ़ रहा होता, लेकिन यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो 135 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हमें निकालना है सर, तो आओ निकालते हैं, चिंता मत करो, निकालते हैं। ये ए, ये एटी, ये एंगल निकाल लो। ये अगर मैं थीटा मान लूं तो ये जो एटी उसको यहां बना सकते हैं, हाँ सर ये परपेंडिकुलर हो गया एटी, बेस हो गया एसी, यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर एटी बटा बेस से हमने देखा एसी से देखा है बटा एसी। एटी बोलो कितना है, 5 दिया है सर। एसी हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, तो आर को ऊपर लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई आर बोलो, आर 80 मीटर है सर, बहुत बढ़िया। स्पीड बोलो, स्पीड सर 20 है, 20 का होल स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 20 तो होगा वी स्क्वायर भी आर, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 5 24 टाइम कैंसिल होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 से 8 कैंसिल होगा, 1 आ गया। tan थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो बेटा ये निकाला हमने 45, और हमें वेलोसिटी से इसका एंगल देखना है, तो ये 90 और ये 45, 90 प्लस 45 135। कितना आसान है देखो, कितना आसान है देखो, कोई खास बात नहीं, बहुत आसानी से हमने सवाल सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर measured from a fixed point on a circle and measured along the circle is given by this, the distance of a particle। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे यहां से किसी फिक्स पॉइंट से ओ से ये डिस्टेंस मेजर किया, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम s बराबर दे दिया है 12 t क्यूब। दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, साफ साफ लिखा है देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस मेजर किया है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 12 t स्क्वायर t क्यूब, सॉरी आई एम सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 t क्यूब, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 t क्यूब। द रेशियो ऑफ इट्स टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज, टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो पूछा है, टेंजेंशियल मतलब 80 और सेंट्रीपिटल मतलब AC, इसका रेशियो पूछा है। बस नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क पहचान, ये पहचान सकते हो क्या, स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है और स्पीड वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म, ये पहचान। ये पहचानने के बाद हमेशा याद रख लो कि किसी भी इंस्टेंट पे जो 80 होता है वो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है, 80 इज नॉट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 80 इज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, यही फॉर्मूला है टेंजेंशियल का। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ होगा वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। इतना समझ गए, ये मैं कल से समझाते आ रहा हूं, क्योंकि हमने डिस्टेंस देखा आर्क लेंथ को डिफरेंशिएट किया तो स्पीड मिला, और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आता है? ठीक है। अच्छा यहां से मुझे बताओ, अगर ये डिस्टेंस है, सवाल में साफ साफ लिखा है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट देगा भी नहीं, डिस्टेंस ही देगा, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। सर ये स्पीड हो गया, और रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यही होता है 80। 80 क्या हो जाएगा बेटा 80, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा आपका 80 आएगा सर। ठीक है साहब 80 लिख लिया। रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, भाई साहब ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है यार, चलो देखते हैं। नेक्स्ट एसी स्पीड का स्क्वायर भैया, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका स्पीड कितना होगा, सर स्पीड तो ये था 4t स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दो, है ना, 4t स्क्वायर ही तो रखोगे, तो सर ये हो जाएगा 4t का होल स्क्वायर बटा रेडियस आपका 12 है,
तो हो जाएगा 16 टी स्क्वायर बाई 12। अच्छा हाँ यार टाइम दिया है ना 2 सेकंड पे। देन रेशियो ऑफ इट्स टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हम यहाँ पे टाइम रख देंगे तो आ जाएगा। AC की वैल्यू अगर हम 2 सेकंड पे देखें तो t को 2 रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा 16 मल्टीप्लाई 4 बाई 12। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 से ये 12 कैंसिल करेंगे तो 3, ये हो जाएगा आपका 16 बाई 3। और यहाँ से आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16। चलिए AT बताइए क्या है। AT आया आपका 16 और AC क्या आया है। AC आया 16 बाई 3। 16 बाई 3 ये ऊपर चला जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, 3:1 इज द करेक्ट आंसर। 3:1 इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार और सॉल्व करता हूँ। देखो किसी भी सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस पे जो आर्क लेंथ है डिस्टेंस वो दिया है आपका 2TQ। एम आई राइट? 2TQ। अब यहां से खेल समझिए, डिस्टेंस का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो स्पीड आएगा, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर, स्पीड आ जाएगा। और स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 8t। और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नथिंग बट स्पीड का स्क्वायर भैया, तो हमें किसी t टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए तो ये रख देंगे, तो 4t स्क्वायर। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे मैंने। स्पीड 4t स्क्वायर है, आई एम सॉरी 4t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर है, फिर गड़बड़ हो जाता मेरे से, सॉरी। 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, तो ये हो जाएगा 16। 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर v स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई आर, तो AC इज इक्वल टू हो गया 16 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू बताइए क्या है 12, रेडियस है 12 इंटू टी का पावर। अब हम AC की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो 16, 2 का होल स्क्वायर 16 आएगा, 2 का पावर 4 16 डिवाइडेड बाई 12, और ये आपका है 80। तब उसने 80 बाई AC का रेशियो पूछा है, यहाँ पे टाइम को 2 रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा, तो ये हो गया 16 और वो हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 16 और ऊपर चला जाएगा 12। 16 से 16 कैंसिल, ये 12 और नीचे 16 4 से कैंसिल करेंगे तो 3:4 आंसर आ रहा। क्या आंसर आ रहा? 3:4। ऑप्शन पे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? 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 ये डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2TQ। हो जाता है कभी कभी बेटा, मेरे से पढ़ने में कहीं गड़बड़ हो रहा होगा, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, मैं कर लेता हूं, कोई दिक्कत। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2TQ। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये स्पीड है, स्पीड आ जाएगा बेटा 3TQ का डिफरेंशिएशन होगा, शिट मैन शिट, डिफरेंशिएशन गलत कर रहा हूं मैं यार, पागल हो गया हूं क्या? क्या यार ये मार कैसी बातें कर रहे हो? जब ये 3 बाहर आएगा तो 4 कैसे लिखा मैंने, तो 2 बाहर और TQ का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, कैसे मिस्टेक कर रहा हूं मैं? आई एम सॉरी। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर बाहर आता, तो ये t क्यूब है, पावर बाहर आएगा तो 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मैं भी इंसान ही हूं, गलती हो जाता है कभी कभी, आई एम सॉरी। 6t स्क्वायर हो, ये आपका स्पीड आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे जो होता है स्पीड का होल स्क्वायर बटा आर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 का होल स्क्वायर 36, टी का होल टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा आपका 3। AC इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या होगा 16, तो 3 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, ये आपका AC आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं AT की, तो ये स्पीड है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड dv बाई dt ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो ये होगा t स्क्वायर का डिफरेंस 2t, तो ये हो जाएगा बेटा 12t। आई एम वेरी वेरी सॉरी 80। अब 2 सेकंड पे मुझे देखना है, तो यहाँ पे टाइम को जैसे मैंने t को 2 रखा था, 2 का पावर 4 क्या हो गया था 16, अब यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो 80 2 सेकंड पे आ जाएगा बेटा 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24। ठीक है बेटा, अब आते हैं 24।
रेशियो ऑफ इट्स टेंजेंशियल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल 80, सेंट्रीपिटल AC। 80 की वैल्यू बताइए, 80 है आपका 24 और AC है आपका 3 × 60 मतलब 48। 24 से 48 कैंसिल करूंगा 1/2, आपका आंसर आएगा 1:2। आई एम वेरी वेरी सॉरी, 3 आ भी गया था। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ब्लंडर और था। टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t², 2 × 3 6 होना चाहिए। समझ आ गया, ये गलत कैलकुलेशन, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसान है। आपको डिस्टेंस दिया है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस आपका स्पीड हो जाएगा, और स्पीड का होल स्क्वायर बटा आर होता है AC, और रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है आपका AT। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग सेंटर एट O with a constant speed v, then magnitude of change in velocity in moving from A to B। magnitude of change in velocity in moving from A to B, A से B तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, सबसे पहले तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिएगा ध्यान से, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अगर रेडियस वेक्टर 60 से घूमा है तो वेलोसिटी कितने से घूम जाएगा, 60 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं लिख सकता हूँ 2v sin θ/2। तो ये हो गया 2v sin 60/2 sin 30। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 2 × v × हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, v इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और हालांकि आप पहले ही देख सकते हैं कि दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए v और v, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो 60 और 60 का सब्ट्रैक्शन, सॉरी v और v का सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना, द स्पीड इज इंक्रीजिंग। बताइए स्पीड अगर कांस्टेंट होता है UCM और स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो NUCM। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 80 = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार तो 80 दे दिया आपका, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड देखो ना, बार बार लिखा है स्पीड इज इंक्रीजिंग, नहीं लिखा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज। तो तुमसे एक्सीलरेशन पूछा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात अगर होती UCM की, तो एक्सीलरेशन मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लेकिन जब NUCM की बात होगी तो एक्सीलरेशन का मतलब होगा AT + AC का वेक्टर सम। AT तो साफ साफ दे दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्ट। AC हम निकाल सकते हैं, AC होता है v² r। v की वैल्यू बताइए, कार इज मूविंग ऑन स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, v बताइए 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर बटा रेडियस कुछ दिया है क्या, रेडियस 400 मीटर, 400। तो बेटा ये हो जाएगा 40 × 40 डिवाइडेड बाई 400। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 4 बचेगा ऊपर, ये बच गया आपका 4। अब ध्यान से देखिए, AT और AC दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं √AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। एक है बेटा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, आप जानते हैं √25 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती से 4 और 3 60 टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। अब देखिए मैं आपको यही सिखाते आ रहा हूँ कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा। तो स्पीड जिधर है उधर ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर आ जाएगा, तो नेट एक्सीलरेशन का ये जो होगा। तो नेट एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे, दोनों कंपोनेंट है ए का, तो अगर कंपोनेंट पता है तो नेट मैग्नीट्यूड वेक्टर सम से ही निकालते हैं। नेट मैग्नीट्यूड किससे निकालते हैं, वेक्टर सम से निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार इज गोइंग राउंड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r1 विथ कांस्टेंट स्पीड। नीट 2019 a car is going round on a circle of radius r1 with constant speed, another car is going round on a circle of radius r2 with a constant speed, if both have them taken same time to complete the circle, अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा इज नथिंग बट 2π/t, the ratio of angular speed will be same। ये सवाल मैंने पहले भी कराया था, हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके नीट 2019 में ये सवाल पूछ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉडी रिवॉल्व्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v, बॉडी रिवॉल्व्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो किस तरह का सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r,
द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन बिटवीन 2 पॉइंट इन डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन। डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बॉडी यहां से जर्नी स्टार्ट करती है, बॉडी यहां से जर्नी स्टार्ट करती है और इस बात पे घूमते 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 बॉडी फाइनली यहां, मतलब ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। देखिए बॉडी रिवॉल्व्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूसीएम हो गया, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सीलरेशन। सर अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम जानते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यही तो आंसर हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। और बच्चे फटाफट v स्क्वायर बाई आर टिक करते हैं, जो कि गलत है बेटा। v स्क्वायर बाई आर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आया तो कितना एंगल ट्रेवल किया, पाई। तो इस पाई एंगल में मैं दो तरीके से सवाल को सॉल्व करता हूं ताकि तुम्हें पूरा विजुअलाइजेशन हो जाए, पूरा दो तरीके से सवाल सॉल्व करता हूं। मुझे ये बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को मारो गोली, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन एवरेज बताओ, आराम से बताओ। एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन बिटवीन 2 पॉइंट इन अ डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां से चला v स्पीड से और यहां पहुंचा v स्पीड से। एवरेज एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब अगर मैं इस वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेता हूं, माइनस, ऊपर की डायरेक्शन को माइनस ले लेता हूं, एज्यूम करता हूं डायरेक्शन, तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी अगर लिखूं, ये वेलोसिटी लिखना है, स्पीड नहीं लिखना, क्योंकि मैं लिख रहा हूं एवरेज एक्सीलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलो v, इनिशियल वेलोसिटी बोलो माइनस v, तो आप लिखो फाइनल वेलोसिटी v माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v, तो ये क्या हो जाएगा 2v। अरे भाई चेंज हुआ ना, पहले ऊपर जा रहा था वेलोसिटी से और अभी नीचे आ रहा है, चेंज हुआ है, 2v का चेंज है। डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को लिख सकते हैं हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड, टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बोलो पाई आर, स्पीड बोलो v, तो v ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा v ऊपर, मतलब 2v स्क्वायर बटा पाई आर, 2v स्क्वायर बटा पाई आर। एक तो ये तरीका है, और दूसरा मैंने मास्टर छोटा सा बताया था कि जब तुमसे एक्सीलरेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस होता है v स्क्वायर बाई आर, और एवरेज एक्सीलरेशन होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, एकदम ही जोरदार। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई आर, कितना एंगल ट्रेवल किया है सर, पाई, तो यहाँ पे रख दो पाई, तो साइन थीटा की जगह पे पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। सर साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 190 डिग्री, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2v स्क्वायर बटा पाई आर, 2v स्क्वायर बटा पाई आर, मतलब 2v स्क्वायर बाई पाई आर। क्या मैंने आपको दो तरीके से सवाल को सॉल्व करके दिया है या एक ही तरीके से दिया है, बताइए। दो तरीके से सवाल को सॉल्व किया है या एक ही तरीके से किया है, बताइए। हेलो 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 हेलो, हाँ, सवाल को हमने दो तरीके से सॉल्व किया कि एक ही तरीके से सॉल्व किया। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, कुछ भी हो, एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये होता है, एवरेज, एवरेज v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, एवरेज 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 की बात है। किसी इंस्टेंट पे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, एवरेज हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ ये इसी फॉर्मूले से तो ड्राइव हुआ था, ये किसी भी एंगल पे आराम से कैलकुलेटिव है। अभी तो डायमेट्रिकली अपोजिट पे चला है तो टोटल 180 डिग्री एंगल हो गया, हो सकता है 60 डिग्री एंगल हो या 120 डिग्री एंगल हो, किसी भी एंगल के लिए आप इसमें थीटा पुट करेंगे, आंसर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है साहब, चलिए आगे देखते हैं। If theta is the angle between the velocity and acceleration of a particle moving in a circular path with decreasing speed, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो कंसेप्चुअली सोचिए, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, अगर ये स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो स्पीड को कम करेगा वो नीचे होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, तो नेट एक्सीलरेशन यहां आएगा जो एंगल 90 से बड़ा हो, तब 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, स्पीड कम होने के केस में।
स्पीड कम होने के केस में। नेक्स्ट देखिएगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड, एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अच्छा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड and angular speed reduced to half, angular speed reduced to half of original value, then centripetal acceleration will becomes centripetal acceleration। तो centripetal acceleration होता है v स्क्वायर बाई आर, और आपने बोला था कि v को r ओमेगा रख लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। हमसे बोला है कि स्पीड डबल किया एंड एंगुलर स्पीड हाफ किया, ये गजब कहानी है। तो हमें स्पीड और एंगुलर स्पीड के टर्म्स में हमें चाहिए होगा फॉर्मूला, तो सर कैसे निकालोगे? सर ये सवाल कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखो बेटा, अजीब लग रहा है, लेकिन हमें सवाल कंट्राडिक्टरी कुछ भी बनाया, वो किसी भी तरीके से अपना मैनेज किया, हमें तो उसके कंसेप्ट को यूज करना है। क्या तुम ये जानते हो ना वी स्क्वायर भैया? हाँ सर। रेडियस के बारे में कोई बात नहीं किया? नहीं सर। तो हमें रेडियस हटाना है। हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो आर को क्या लिख सकते हैं, वी बाई ओमेगा, वी स्क्वायर। आर को क्या लिख सकते हैं, देखो आर को क्या लिख सकते हैं, वी बाई ओमेगा, तो वी बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर ओमेगा बटा वी, वी से वी स्क्वायर कैंसिल होगा तो वी बचेगा वी इंटू ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट वी इंटू ओमेगा। वेलोसिटी को डबल किया तो ये होगा 2v, और ओमेगा को हाफ किया, एंगुलर स्पीड रिड्यूस टू हाफ, ओमेगा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, v इंटू ओमेगा, मतलब रिमेंस सेम, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखिए ना, 3 टर्म ऐसे बन रहा है, वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा इंटू वी, v को डबल, ओमेगा को आधा। ठीक है, चलिए अब ये जोरदार सवाल है, ये नीट 2018 और 20 दो बार पूछा है, 18 और 20। देखिएगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, पोजीशन वेक्टर r इज गिवन एज दिस, पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब मैंने कितने अच्छे से बताया कि देखो ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, इससे कंपेयर कर लो। आपको याद है मैंने कराया था, r साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप, और थीटा को आप ओमेगा टी भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना, थीटा को ओमेगा टी तो लिख ही सकते हैं ना, थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2-3 बातें लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो रेडियस 4 मीटर दिख रहा है और ओमेगा टी इज इक्वल टू है आपका 2 पाई टी, तो ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो टी बराबर कैपिटल टी बराबर 1 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड 1 सेकेंड आ रहा है। हाँ बेटा समझिए ना, ये कॉस थीटा, तो तुम ऐसे समझो ना, सीधा लिख लो, ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू दिया है 2 पाई स्मॉल टी, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, और ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल टी, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी बराबर 2 पाई स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड। अब हम सवाल को ऑप्शन पढ़ते हैं। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, एकदम सही है बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से लास्ट पहले भी पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में भी समझाया। एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, देखो बिल्कुल सही बात है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन वेक्टर इधर होगा। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पे देखना, थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कॉस के अंदर थीटा ही तो होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ये लिखूंगा, थीटा को लिखूंगा ओमेगा टी, तो ये स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल करते हैं, तो ओमेगा बराबर 2 पाई कांस्टेंट ही तो आ गया। फील करो इस बात को कि ये क्या है सर, ये थीटा है, थीटा क्या दिया हुआ है सर, 2 पाई स्मॉल टी दिया हुआ है, थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। अच्छा एक और काम करते हैं, थीटा को डिफरेंशिएट करो, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा आएगा, हाँ तो डिफरेंशिएट करो, तो 2 पाई कांस्टेंट है बाहर, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट आ गया, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर के तरफ होगा, मतलब रेडियस वेक्टर के एकदम अपोजिट होगा। एकदम सही है सर, दोनों सही हो गए, तो रॉन्ग पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बी आर, हाँ सही बात है, वी स्क्वायर बाई आर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा ओमेगा का 2 पाई है, तो आप v को लिख सकते हैं r ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा, r की वैल्यू बताइए कितना है, रेडियस 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, तो ये लिखेंगे 4 इंटू 2 पाई, तो ये आ गया 8 पाई,
लेकिन ये क्या लिखा है, सिर्फ पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछा है। आराम से एक बार सवाल गौर पढ़िए, एकदम जोरदार सवाल है। नीट में ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक और सवाल, पार्टिकल्स मूव ऑन अ मूव्स सो दैट पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r is equal to cos omega tx cap and sin omega ty cap where omega is a constant, which of the following is true? इस बार ट्रू पूछे हैं। velocity is perpendicular to r and acceleration is directed away from the origin. acceleration is directly away from the origin, ये कैसे होता है? acceleration तो towards the origin होता है ना, center. velocity and acceleration both are perpendicular to r, नहीं, velocity and acceleration both are perpendicular to r नहीं। देखो बेटा, ये r और इसी r के अपोजिट डायरेक्शन में ac और इधर भी, तो v और r परपेंडिकुलर, v और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू r, नहीं, r के पैरेलल थोड़ी ना होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, यस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, ये ऑप्शन पढ़िए। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना आसान सवाल। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म 90 डिग्री, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, टू साइक्लिस्ट along the circular takes r1 r2 यूनिफॉर्म। सॉरी आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर से क्वेश्चंस उठाए कुछ, तो हो सकता है रिपीट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो गए। एक मिनट, सॉरी, ये बहुत यार 2 बार इंपोर्ट हो गया होगा, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चंस रिपीट इसलिए हो गए, 2 बार इंपोर्ट हो गया होगा बेटा। मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे सवाल हमने कर लिए हैं। 2 बार इंपोर्ट हो गया होगा, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। एक ही फाइल 2 बार इंपोर्ट हो गया, ऐसा कैसे हो गया? सॉरी, एक ही फाइल 2 बार इंपोर्ट हो गया, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मैं दूसरा फाइल यहाँ से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा फाइल ले लिया, सॉरी 2 फाइल बनाए थे ना, एक ही फाइल इंपोर्ट हो गया, दूसरा नहीं हो पाया, एक ही 2 बार हो गया, आई एम सॉरी। A motor car is traveling at 30 मीटर पर सेकेंड। मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, 30 मीटर पर सेकेंड से मोटर कार ट्रेवल कर रहा है ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, रेडियस 500 मीटर। इट इज इंक्रीजिंग एट अ स्पीड एट अ रेट। अच्छा, इंक्रीजिंग एट अ स्पीड, देखिए इंक्रीजिंग इट्स स्पीड मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन टोटल एक्सीलरेशन विल बी। सिंपल सवाल आते हैं, सिंपल सवाल। आप भी, मैं जितने सवाल आपको करा देता हूँ ना, कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजादी से लेके आज तक सवाल उठाना, और एक भी सवाल अगर मैंने ना कराए हो या तुमसे ना हो तो बताना। एक एक सवाल होगा, एक एक सवाल होगा। नीट तो छोड़ो, जेई मेन के सवाल हो जाएंगे, जेई एडवांस के सवाल हो जाएंगे, अगर तुम अच्छे से कंसेप्ट लगाओगे। नीट तो सारे हो ही जाएंगे, जेई मेन भी सारे। देख लो बेटा, ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं। बताओ एसी क्या होता है सर? वी स्क्वायर बी आर। किसी इंस्टेंट पे एसी कितना है? 30, तो 30 सॉरी स्पीड कितना है? 30, तो 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई रेडियस हो गया 500 मीटर। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 9/5, तो एसी हो गया 9/5, कोई दिक्कत नहीं है। और 80 है 2, तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा रूट अंडर 500 मीटर 30। हाँ सही है, वी स्क्वायर बी आर होता है, बिल्कुल सही है, वी स्क्वायर बी आर होता है, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको 10 मान लो ना, इसको 2 मान लो, चलो 10/5 2 हो जाएगा, 2 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो √8, √8 मतलब 2√2, 2√2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1.41, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.28। आपने थोड़ा ज्यादा लिया तो इसे थोड़ा कम हो जाएगा, 2.7 मीटर पर सेकेंड। सर ये कैसे झोल किया आप? तो यहाँ पे एग्जैक्ट 9/5 लेके सॉल्व करो। नहीं बेटा, एग्जाम में कभी भी ऐसा हो जाए ना, तो आधा बच्चा 9/5 से झेलता रहेगा और तुम फटाफट आंसर टिक कर दोगे। देखो एक बात बताओ, 2 और 2 का मैं वेक्टर सम ले रहा हूँ, 2 और 2 का वेक्टर सम, अच्छा 2 और 9/5 इज अप्रोक्सीमेटली 2, थोड़ा मैंने ज्यादा लिया है, तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा थोड़ा कम आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो 2 और 2 का वेक्टर सम 2 से कम तो हो नहीं सकता,
90 डिग्री पे हमें करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। हम जानते हैं कि एटी और एसी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो, और 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 और 2 का वेक्टर सम हमें निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो बेटा, ये 3.8 आ रहा है, मतलब 4 के आसपास जा रहे हैं। 4 के आसपास तो तब होता ना जब 2 और 2 पैरेलल होते, तब तो 4 के आसपास होता, तो 3.8 होगा नहीं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री और 0 डिग्री में बड़ा फर्क है। 2 और 2 अगर पैरेलल होता, 80 और AC दोनों पैरेलल होते, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि 80 पैरेलल टू भी होता है और AC परपेंडिकुलर टू भी होता है। पैरेलल होते तो 4 होता, 4 के आसपास है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा आंसर। दूसरी बात, 9/5 को एग्जैक्ट लेके सॉल्व करोगे तो लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। Particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of a particle. A particle is acted upon by a force of constant magnitude, मतलब force एक constant magnitude का है और हमेशा velocity के perpendicular है। तो बेटा जिधर force होगा उधर acceleration होगा, acceleration हमेशा perpendicular to velocity। ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं बेटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही ऐसा हो सकता है। और उस केस में वेलोसिटी का फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदलेगा, तो एक्सीलरेशन को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। इट्स मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के बीच 0 का एंगल होना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच 0 का एंगल होना चाहिए। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, सी इज करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है क्योंकि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। स्पीड कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। ये एक बहुत जोरदार सवाल लेके आया हूं मैं। अ म्यूजिक सीडी ऑफ बाजीराव मस्तानी, म्यूजिक सीडी ऑफ बाजीराव मस्तानी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। आफ्टर टर्निंग ऑफ, मतलब मैंने म्यूजिक सीडी को, म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कर दिया। म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करेंगे तो इसका जो म्यूजिक प्लेयर है सीडी है, सीडी घूमता है ना, उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सर स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी। अच्छा, assuming it has come to stop it has not come to stop, मतलब स्पीड घट रही है, रुका नहीं। then the direction of acceleration at point p पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करें बहुत सोच समझ के कि इस p पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर ये कर पाए तो आप समझिए कि आप सीख गए बेटा, सर्कुलर मोशन सीख गए। आराम से सोच के करिए। म्यूजिक सीडी ऑफ बाजीराव मस्तानी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, रोटेटिंग क्लॉकवाइज as shown in a figure after turning off the CD slow down, CD slow down मतलब स्पीड कम हो रहा है उसका। assuming it has not come to a stop it, अभी रुका नहीं है, then direction of acceleration at point p पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक AC इधर होगा और यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन होने की वजह से देखो ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, स्पीड इधर होगा जितना भी होगा टेंजेंशियल स्पीड। क्लॉकवाइज मोशन होने की वजह से, है ना, स्पीड इधर और स्पीड कम हो रहा है, तो जिधर स्पीड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। देखो अगर बेटा बोलते हो स्पीड इधर है, तो स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, तभी तो स्पीड कम होगा और AC इधर होगा। इन दोनों का वेक्टर सम कहीं इधर आए, डी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम जोरदार सवाल, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, AT and AR represent radial and tangential acceleration, then the motion of a particle will be uniform circular if। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? इस चारों में से कौन सा ऑप्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है 0 और नेट एक्सीलरेशन को ही हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, जो कि v²/r के बराबर। मतलब 80 0 होता है, 80 नॉट इक्वल टू 0, 80 नॉट इक्वल टू 0 गलत हो गया, 80 0 होगा, ये भी सही है, ये भी सही है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का दूसरा नाम है, सेंटर की तरफ जो होता है उसको हम रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि रेडियस के अलोंग होता है, रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर दोनों 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, AC भी 0 और AR भी 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना होता, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड, मिनट हैंड की बात करेंगे, मिनट हैंड की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया ओमेगा, है ना, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा होता है मिनट हैंड। तो टोटल एंगल 2π कितने देर में कब कंप्लीट कर लेता है मिनट हैंड? तो बेटा ये है आपका क्लॉक, मिनट हैंड यहां से शुरू होकर एक सर्कुलर मोशन मतलब 2π एंगल कितने देर में कंप्लीट कर लेता है? 1 मिनट है 60 मिनट में, मिनट है 60 मिनट में।
तो 2π/60 मतलब π/30 रेडियन पर सेकेंड। अरे बेटा एक मिनट हैंड के देख ले कितने देर में एक सर्कुलर पाथ पूरा कर रहा है, 1 मिनट में पूरा कर ले। अरे मिनट हैंड भाई, 1 मिनट में ऐसे चलता है मिनट हैंड। टोटल 60 मिनट का सर्कल होता है, तो उसको 60 मिनट समय लगेगा। तो π/30 रेडियन पर सेकेंड इज करेक्ट, π/30 रेडियन इज पर सेकेंड। ठीक है, एक मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट होगा ना, 60 मिनट। अच्छा, 1 सेकेंड वाला सुई कितने देर में एक चक्कर पूरा कर लेता है? 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड। लेकिन ये 60 मिनट है, तो 2π/60 × 60, क्योंकि ओमेगा रेडियन पर सेकेंड होता है ना। 60 मिनट है ना, 60 मिनट। 1 घंटे में जो मिनट का सुई है, मिनट का सुई 1 घंटे में एक सर्कुलर पाथ पूरा कर लेता है। मिनट का सुई 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट, तो इसलिए 60 मिनट लिखा था। अब हमें सेकेंड में बदलना है, तो 60 को रहने देते हैं, 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2π/36। तो इसको कैंसिल करोगे तो 1800 आ जाएगा। ये π/1800 रेडियन, π/1800 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है बेटा, है ना। 60 मिनट, लेकिन हमें सेकेंड में आंसर लिखना है। कार इज मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500, इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एट a rate 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अभी हमने कर लिया है, ये अभी हमने कर लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए यहाँ पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय दिस। देखो थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 2t³ प्लस 0.5, where theta is in radian and t is na second. Theta radian मतलब ऐसा यूनिट है, ठीक है। Then the angular velocity of the particle after 2 second. Angular velocity of a particle after 2 second. d theta/dt को हम एंगुलर स्पीड कहते हैं, है ना। d theta/dt को एंगुलर स्पीड कहते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बाहर एंड t/q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t²। 0.5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 6t² ओमेगा। इसके ओमेगा में टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 सेकेंड, तो 6 × 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका 24 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 24 रेडियन पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4/r², देन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ भी पूछ रहा है है ना। चलिए करते, particle of mass m describing a circle of radius r, the centripetal acceleration of the particle। देखो centripetal acceleration is nothing but ac, that is 4/r², और centripetal acceleration को हम v²/r भी कह सकते हैं। centripetal acceleration को v²/r कह सकते हैं। then the momentum of the particle, momentum m into v तो होता है। particle of mass m दिया है, mass m दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इस r से r² को कैंसिल करोगे तो ये r बचेगा, तो v² is nothing but 4/r, then v is equal to 2/√r। मोमेंटम होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी, मास m, वेलोसिटी ये रहा 2/√r। अरे वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, यही तो होगा ना 2/√r, तो 2m/√r, 2m/√r। b इज योर करेक्ट आंसर, 2m/√r। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अ पार्टिकल मूविंग अराउंड अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज r, देन सेंट्रीपिटल, then acceleration of the particle is देखो acceleration of the particle होता है ओमेगा², तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और होता है v²/r, ये गलत हो गया, ये सही। मैंने ये प्रूफ करके दिखाया भी था, है ना। तो सारे टर्म्स में आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल a and b of moving in a uniform circular motion in a concentric circle of radius r and rb with speed v and vb। अलग सवाल है, concentric circle of radius ra and rb with speed v and vb, ये पूछा था आपको नीट 2019 में, आप देख सकते हैं 19 में रिस्पेक्टिवली। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। देखो दो पार्टिकल अलग अलग रेडियस पे आर ए
और आर भी अलग अलग रेडियस पे, अलग अलग स्पीड अलग अलग दिया है, यहाँ स्पीड अलग अलग, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, देन रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, फिर से रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड पूछा, ओमेगा होता है 2π/d, टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम होगा, तो आंसर हो जाएगा 1:1। और ये नीट में कई बार डिफरेंट लैंग्वेज के साथ पूछे गए। नेक्स्ट देखिए, particle starting from rest moves in a circle of radius r, it attained a velocity v naught meter per second। ईयर पता नहीं क्यों नहीं लिखा इन्होंने, नीट 2009 उड़ीसा वाले पेपर में पूछा, उड़ीसा वाले पेपर में पूछा। चलिए देखिए, particle starting from rest moves in a circle of radius r, it attained a velocity v naught in nth round, then its angular acceleration will be, देखिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और आफ्टर nth राउंड मतलब n नंबर ऑफ रोटेशन, एक रोटेशन में पार्टिकल कितना चलता है 2π, तो n रोटेशन में कितना चलेगा 2n, एक रोटेशन में पाई चलता है तो n रोटेशन में 2n पाई चलेगा, अटेंड्स द वेलोसिटी v नॉट, इसके बाद ये वेलोसिटी v नॉट को अटेंड कर लेता है ना इतने रोटेशन के बाद, देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अब पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल और अटेंड्स अ वेलोसिटी v नॉट इतना नेक्स्ट राउंड एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। अब सुनना अच्छे से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। सर कैसे कैसे आपको कैसे पता ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? देखो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था और धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ रही, तो बढ़ की रफ्तार v नॉट हो गई, और आपसे पूछा भी है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाता है, जीरो ऑप्शन देखो किसी में है नहीं, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे स्पीड 0 से v नॉट आया है, वेरिएबल स्पीड है। तो अब क्या करें सर, एक बात बताओ, अगर मुझे इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है और कितना पार्टिकल डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता हूँ। कैसे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा, यही तो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। इनिशियल एंगुलर स्पीड 0, अरे v 0 तो ओमेगा 0, फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, देखो v बराबर होता है आर ओमेगा, तो v नॉट बटा आर, तो यहाँ पे लिख लो v नॉट का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो v नॉट का स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई, तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 4 नीचे चला जाएगा, v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो 2 × 2 4 n पाई डिवाइडेड बाई r, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n पाई r, v नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई n r, ये मुझे सही लग रहा है, v नॉट आर स्क्वायर कहाँ आ रहा है, आर ही तो आ रहा है बेटा। चलो ये है आंसर आपका। अब मैं आपको एक MR स्टार बताता हूँ, जो कि मैं हमेशा से बच्चों को बताते आता हूँ कि बेटा ये भूल मत जाना। क्या पूछा है आपसे? सर एक्सेलरेशन पूछा है। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब कोई सा भी एक्सेलरेशन पूछे, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, कोई सा भी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक मिनट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक मिनट, ये आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर है। अरे भाई ओमेगा को मैंने लिखा है v नॉट बटा आर, तो v नॉट का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आएगा, यहाँ आ रहा है स्क्वायर, सॉरी इसका MR स्टार में बताता हूँ, चिंता मत करो। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है सर? अल्फा, अल्फा को AT को हम क्या लिखते हैं, AT बराबर होता है आर अल्फा, तो अल्फा बराबर AT बाई आर हो जाएगा। हाँ, और AT हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, AT और AC का डायमेंशन तो सेम होगा, तो AT होता है v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर और r, तो r स्क्वायर, तो जिस ऑप्शन में v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा वही अल्फा। ये v नॉट बाई n तो कभी भी एक्सेलरेशन बनेगा नहीं, ये वेलोसिटी और ये नंबर, तो ये यूनिट ही गलत आ रहा है। v नॉट बटा आर, देखो एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन होता है, v स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर और नीचे r से एक और डिवाइड कर दो, तो v नॉट तो हो ही नहीं सकता। v स्क्वायर बाई आर देखो 4 पाई n सब नंबर है,
वी स्क्वायर बी आर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल मतलब एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है वी स्क्वायर बी आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायमेंशन सेम होता है वी स्क्वायर बी आर। और यहाँ पे तुम्हें एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डायमेंशन से, और सॉल्व करके तो हम नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जोरदार सवाल है, ये नीट 2016 में पूछा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नीट 2016 में पूछा है। इन द गिवन फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो एक्सीलरेशन है बेटा ये 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सर्कल ऑफ रेडियस आर 2.5 मीटर एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा इसी डायग्राम में, इसी इंस्टेंट में पूछा। देखो मैं बताता हूँ, ये सर्कुलर पाथ, यहाँ पे पार्टिकल है कहीं, ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये आपका सेंटर है, नेट एक्सीलरेशन इधर दिया, नेट एक्सीलरेशन आपका इधर दिया हुआ है एट एन एंगल 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है तो टेंजेंशियल स्पीड इधर हो जाएगी v। अब इसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछा है कितना, तो एनयूसीएम की यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जरूर डिसाइड कर लो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है, एनयूसीएम में ही एक्सीलरेशन बीच में कहीं भागता है, ठीक है सर। अब मेरे से स्पीड पूछा है, इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंट की तरफ एक सेंटर की तरफ, जो सेंटर की तरफ होगा वो होगा एसी, एसी कितना होगा, तो सर इस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ देख लो, तो a cos 30, a cos 30, तो तुम्हारा AC हो जाएगा a cos 30, और AC इज नथिंग बट वी स्क्वायर बी आर। तो अगर मुझे AC पता चल गया, AC पता चल गया जो कि A का सेंटर की तरफ कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका A की वैल्यू देखो 15 दिया हुआ है, 15 cos 30 हो जाएगा तुम्हारा √3/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v हमें निकालना है, बट रेडियस तुम्हारा हो गया 15, रेडियस क्या हो गया 15, देख लीजिए ना अच्छे से, 15 30, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे बताइए कि v जो आएगा आपका, ऐसा इतना खराब डेटा क्यों दिया यार, एक्सीलरेशन तुम्हारा दिया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस 2.5 मीटर है, सॉरी 15 क्या था, 15 तो एक्सीलरेशन, रेडियस 2.5 मतलब 5/2, 2.5 मीटर, रेडियस 2.5 मीटर, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलो कोई बात नहीं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल हमें निकालना है, चलिए देखिए ध्यान से। तो बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा ये 15, 2 नीचे आएगा, 15 × 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3, तो ये हो गया तुम्हारा 60, सॉरी 75, 75/4 मल्टीप्लाई √3, √3 हो जाएगा 1.71, इसको मैं 1.5 के आसपास ले ले तो कम ले आऊँ, इससे ज़्यादा आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं ऐसे लिख सकते हैं 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 तो 225/8, 225/8, ठीक है, रूट करूंगा, एग्जैक्ट आंसर निकालने बैठोगे, खराब डेटा क्यों दिया यार, cos 30, a cos 30, a जो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो a cos 30 हो जाएगा, cos 30 बिल्कुल √3/2 होगा। चलो कोई नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा, रूट भी निकालना है ना, दिक्कत ये है, चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। तो रेडियस है 2.5 मतलब 5/2, ये रेडियस 5/2, 2 उधर चला जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 75/4 मल्टीप्लाई 1.71, मतलब 17/10 ले सकता हूँ मैं, 17/10 ले सकता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा 40, और ऊपर हो गया तुम्हारा 75 मल्टीप्लाई 17, 17 को तुम 20 लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, 17 को 20 लिख दो, 2 लिख दो इसको, 2 के आसपास लिख लो, थोड़ा ज़्यादा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 75 मल्टीप्लाई टू 150/4, 150/4, तो v इज इक्वल टू √150/4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12/4, 3। अब मैंने आंसर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, मेरा ज़्यादा आंसर आएगा, इससे थोड़ा कम होगा, 3 से कम आंसर
अरे सॉरी 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 सॉरी, 2 आएगा ना नीचे सॉरी क्या करो, रूट है तो ये 150, ये 12 के आसपास आएगा, 12 के आसपास आएगा ना, 150 है, नीचे 4, 4 का रूट 2 तो 6 के आसपास है। मैंने ज़्यादा लिया है रूट, मैंने रूट 4 2 हुआ था, लेकिन ये रूट 3 है, ज़्यादा लिया है। तो असल में ज़्यादा लेने पे मेरा आंसर ज़्यादा है कि इससे कम होना चाहिए, तो 6.2 होगा नहीं, 5.7, जस्ट इससे कम 5.7, 5.7 का आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, फिर से मैं बता देता हूँ, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। ये देखिए, ये एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस आपका दिया है। ए का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा वो होगा एसी। एसी कितना हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर भी आर। अब हमें वी स्क्वायर निकालना है, स्पीड निकालना है, तो वी इज इक्वल टू आर हो जाएगा आर ए कॉस 30 डिग्री। आर की वैल्यू बताइए, आर है आपका 5/2, ए है आपका 15 और ये हो जाएगा √3/2। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये हो गया आपका 75/4। अब √3 एग्जैक्ट लोगे और फिर इसका रूट करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि √3 को मैं √4 ले लेता हूं, मतलब थोड़ा सा मैंने बढ़ाया वैल्यू, थोड़ा सा बढ़ाया। असल में ये 1.71 आता, मैं 1.71 की जगह पे 2 ले लेता हूं, है ना, 1.71 की जगह पे 2 लेता हूं, मतलब थोड़ा सा वैल्यू मैंने ज्यादा 2 लिया है। तो ये हो जाएगा आपका 150/4, स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट हो जाएगा। देखो रूट अंडर 144 आ जाता है आपका 12, तो ये मैं 12 के आसपास ले लेता हूँ और बटा ये 4, तो ये आपका आ जाए, सॉरी 4 का रूट 2, ये आपका 6 के आसपास तब आता, 6 के आसपास तब आता जब मैं 2 लूंगा, 6 के आसपास तब आएगा जब मैं 2 लूंगा, और 2 मैंने ज्यादा लिया तो उससे कम आंसर होना चाहिए। 6 आंसर होगा नहीं, 5 तो बेटा एग्जैक्ट कभी आएगा ही नहीं, एग्जैक्ट कैसे आ जाए है ना। 5.7 के आसपास आंसर होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आंसर आपका मैच करता है। नेक्स्ट देखिए, a particle move in a circle of radius 5 meter, particle move on a radius of circle 5 centimeter with a constant speed, speed इसकी है बेटा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, विथ पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड दिया है 0.2 पाई सेकेंड, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। आप ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/t का होल स्क्वायर इनटू आर। तो देखिए बेटा ये 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर, और टाइम पीरियड देखिए ये दिया हुआ है आपका 0.2 मतलब आपका हो गया 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 मतलब 1/5 पाई/5 टी स्क्वायर, 5 पाई/5 का होल स्क्वायर इनटू रेडियस, है ना। तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 25 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया हुआ है 5/100, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 5/100। अब देखिएगा ध्यान से, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 25 मल्टीप्लाई 4, 100 से 100 कैंसिल होगा, 5 आएगा आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा है स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब रेडियस 1 मीटर हो गया, इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स मेक 22 रिवोल्यूशन इन अ 44 सेकेंड। तो देखो अगर 22 रिवोल्यूशन लेने में 44 सेकेंड लगा है तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा, हाफ रिवोल्यूशन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। अब हमें निकालना है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इनटू आर। देखिए बेटा ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 इनटू रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, तो बेटा 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आ रहा है तेरा पाई स्क्वायर रेडियन पर पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा सेंटीमीटर, पाई स्क्वायर देखो बढ़िया दिया हुआ है, पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब जो डायरेक्शन होगा सेंटर की तरफ होगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर देखो सेकेंड का माइनस है, पाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, सही है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर एक्सेलरेशन गलत है, पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ नहीं होता, पाई/4 ये गलत हो गया, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, a particle moves along a circle of radius 20 by pi meter
विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन NUCM है, जिसमें कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन मतलब टोटल 2 रिवॉल्यूशन हुए, 2 रिवॉल्यूशन हुए हैं और फाइनल स्पीड हो गया 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड at the end of second revolution after motion has begun then tangential acceleration will be, then tangential acceleration क्या होगा? सुनना मेरी बात ध्यान से। सर्कुलर मोशन का एक ट्रिक होता है कि जब आप सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल में ना एंगुलर पैरामीटर मतलब थीटा से रिलेटेड एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के से रिलेटेड और लीनियर पैरामीटर मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा ना, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, उनको मिक्स करके सवाल बनाते हैं। लेकिन 80 और थीटा में तो कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, ये समझ गए ना तो आप सर्कुलर मोशन के सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल को जब मैंने पहली बार किया था, ये AIPMT का पूछा हुआ सवाल है, तो 4-5 लाइन लग गए थे, बच्चे को भी 4-5 लाइन लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सर रेडियस दिया हुआ है, चलो ठीक है रेडियस दिया हुआ है 20/π, फिर 2 रिवॉल्यूशन दिया है, अब 2 रिवॉल्यूशन में हमें पता चल जाएगा कितना एंगल चला है, और फाइनल स्पीड दिया है, और फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम करें कैसे सॉल्व? तो ध्यान से सुनना, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब 80 निकालना है, 80 समथिंग रिलेटेड विथ स्पीड, या फिर हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये है फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये टोटल डिस्टेंस, या ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फाइनल ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा इंटू थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये अगर हम यूज करेंगे तो हमें इनिशियल एंगुलर स्पीड पता है, अब पार्टिकल्स मूव अलोंग अ सर्कुलर इतना विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतने मीटर पर एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, आफ्टर मोशन हैज बिगन, मोशन हैज बिगन मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल एंगुलर स्पीड भी क्या हो जाएगा 0। और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा v/r, ये आपका v दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, और बटा r से डिवाइड कर दो, r है तुम्हारा 20/π का होल स्क्वायर, ये करोगे ना भाई 20/π, ये देखा 20/π का होल स्क्वायर, देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा v/r इज इक्वल टू 2 एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 4π, क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन हुए, 2 रिवॉल्यूशन तो 4π। अब यहां से ढंग से देखना, ये बेटा 80 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4π। इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा तो एक पाई बचेगा, 20 0 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये अल्फा देखिएगा तो अल्फा हो जाएगा बेटा 8/4, 8/4 अल्फा हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका 8/4, कैलकुलेशन ठीक है ना? अच्छा पाई दिया है 8π/4, और हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा तो हम जानते हैं 80 बराबर होता है r, 80 बराबर क्या होता है r, तो r की वैल्यू बोली 20/π मल्टीप्लाई 8π/4, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 8 को कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ना बेटा 40 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और देखिए 20 मल्टीप्लाई 2 आ गया 40। एक तो ये तरीका है, इसका दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या, देखो इनिशियल स्पीड 0 होगा, मोशन बिगिन हो गया, फाइनल स्पीड आपको दिया है 80 मीटर पर सेकेंड, और 2 रिवॉल्यूशन में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, एक रिवॉल्यूशन में यहाँ आया, 2 रिवॉल्यूशन में यहाँ आया, तो 2 रिवॉल्यूशन में टोटल सर्कमफ्रेंस बराबर डिस्टेंस चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4πr, 4πr डिस्टेंस कितना चल गया, डिस्टेंस चल गया 4πr। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का होल स्क्वायर मतलब 2, देखो यहाँ पे दिख रहा हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है और इसी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल,
तो बेटा यहाँ पे कितने आराम से आप फाइनल वेलोसिटी को लिख सकते हो, 80 मल्टीप्लाई 80, बस ये हो गया 0। 2 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर 4 पाई आर, ये रहा 4 पाई आर की वैल्यू बोलिए 20/पाई। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा। 20 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 80, तो 20 मल्टीप्लाई 4 80 से 80 कैंसिल हो गया, और 2 से 80 कैंसिल होगा तो ये बचेगा 40। तो 80 बराबर आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं किया, हमें फाइनल वेलोसिटी पता था, हमें एंगल पता है, तो हम टोटल डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना। तो टोटल 2 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस चला है वो निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। तो ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने इस तरीके से सॉल्व किया, ओमेगा निकाला, इन स्पीड दिया हुआ था, v दिया हुआ था, तो v बराबर आर ओमेगा हम जानते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर होगा। v तुम्हारा था 80 और r है 20/पाई, तो 20/पाई का होल स्क्वायर लिखा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा, थीटा 4 पाई हो गया, यहाँ से अल्फा निकाल लिया और अल्फा मिल गया, तो 80 बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 80/4। इस तरीके से सॉल्व करो या ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। Two particle having mass m and small m are moving in a circular path having radius capital R and small r. If their time period are same, then the ratio of angular speed. देखो ये कितना अलग तरीके से पूछा, इसमें मास घुसा दिया, फिर मास घुसा दिया फिर लेकिन टाइम पीरियड अगर सेम है तो एंगुलर स्पीड सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। Two car of mass m1 m2 are moving in a circular path of radius r1 and r2. Their speed are such that each makes complete circle in time t. The ratio of angular speed of the particle is 1:1. देखो बेटा तुम्हें लग रहा होगा कि सर एक ही सवाल आपने 5 बार करा है, हाँ शायद ये 5 बार रिपीट हो गया, लेकिन ये तुम समझो कि पांचों का लैंग्वेज अलग था और ये पांचों नीट में पूछा है पांचों सवाल नीट में पूछे। अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी omega 10 radian per second. What is its linear speed at any point on the circular path? V is equal to nothing but r omega. Omega is 10 radian per second, तो ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 20/100 लिखेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट की एंगुलर वेलोसिटी होगा नहीं, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है बेटा, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा हमेशा रेडियन पर सेकंड में होता है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये 140 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, ये एंगुलर स्पीड है, नहीं ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी सर, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है। हाँ बेटा 120 रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब एक मिनट में होता है 60 सेकंड, ये है 60 सेकंड में कंप्लीट किया, एक मिनट में 1 रिवोल्यूशन मतलब एक मिनट में कितने सेकंड होता है 60 सेकंड, तो 120/60, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 2 हर्ट्ज इज योर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है बेटा 2 पाई एफ, ये रहा आपका 2 पाई एफ की वैल्यू बताइए क्या है 2 हर्ट्ज, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। लास्ट लेक्चर में जो मैंने सवाल आपको होमवर्क में दिया था वो करा देता हूं, उसमें बोला था पाई रोटेशन, पाई रोटेशन की बात, तो ये पाई रेडियन नहीं दिया है, पाई एक नंबर है, पाई एंगल होता है जब आप थीटा मेजर करते हैं, थीटा कहते हैं पाई रेडियन, बोला पाई रोटेशन, कई बच्चों ने सही जवाब दिया, कई ने गलत दिया। पाई रोटेशन मतलब पाई रोटेशन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन इज पाई, नंबर ऑफ रोटेशन इज पाई, एक रोटेशन में ऑब्जेक्ट कितना एंगल ट्रेवल करता है 2 पाई, तो नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई इंटू पाई, आंसर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर measured from the axis of rotation. If the fan rotating 120 rpm, 120 rpm का होता है मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको rps में चेंज करो रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 120 पर मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, rps हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी होता है। देन एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, एक्सीलरेशन उसका पूछा है, तो देखो अगर ये 120 आरपीएम से चल रहा है तो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब यूसीएम है, और यूसीएम में जो एक्सीलरेशन पूछता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही होता है, यूसीएम में जो एक्सीलरेशन पूछता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा होता है बेटा
4 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, इंटू रेडियस होगा आपका 30 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 16, ये इससे कैंसिल होगा, 16 इंटू 3 48, 48 पाई स्क्वायर बाई 10, 48 पाई स्क्वायर बाई 10, ये नहीं आएगा, 48 पाई स्क्वायर बाई 10, इसने पाई भी हटा दिया है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 3 बाई 10 इंटू पाई को कह सकते हैं आप 22/7 का होल स्क्वायर, या पाई स्क्वायर को आप 10 लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर को आप 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाई स्क्वायर को आप 10 लिख सकते हैं। चलिए मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ओमेगा को लिखेंगे आप 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इंटू आर। देखो 2 का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और फ्रीक्वेंसी आपका है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया ना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30/100 ये हो जाएगा एसआई, एकदम सही, मीटर मेगा स्क्वायर आर सेंटीमीटर, तो 100 लिखेंगे नीचे, ठीक। अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू पाई स्क्वायर से ये 10 कैंसिल कर दो, 3.1 का होल स्क्वायर बेटा, 3.1 का होल स्क्वायर तो 9/10 के आसपास आएगा, ये पाई स्क्वायर तुम्हारा कुछ आएगा 3.14 होता है ना, 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 ऑलमोस्ट ये 10 के आसपास आएगा, 48 के पास तुम्हारा आंसर होगा। ऊपर वाला वैल्यू थोड़ा सा 10 से कम होगा, थोड़ा सा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ा सा 10 से कम होगा, तो आंसर 48 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये आएगा। अरे भाई 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3.1 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग बटा 10, मतलब ये जस्ट 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 48 में 1 से थोड़ा सा कम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर होगा ना बी। आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करोगे बेटा, इसमें तो तुम एग्जैक्ट को सॉल्व करने बैठ गए तो बैठ ही जाओगे, फिर समझना पड़ेगा इस चीज को, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ओ एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो मैं करा देता हूँ, ऐसे नीट में ही पूछा हुआ सवाल है ये, कई बार आपको ये सवाल दिख जाएगा, है ना, इसको कर ही लेते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है सेंटर के रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो सरकमफ्रेंस यहां से एक एस पॉइंट बना लेते हैं या पी पॉइंट बना लेते हैं, पी के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, सेंटर पे है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट किसी पी पॉइंट से सरकमफ्रेंस से इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। देखो बेटा, मान लो यहां से एंगल इसने चला है थीटा, तो आप क्या बोलोगे, ये परपेंडिकुलर और बेस एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये कुछ अल्फा। सर कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे tan थीटा को क्या लिखोगे, tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर p और बटा ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग रेडियस r, p/r है ना। किसी t टाइम में अगर थीटा ये छोटा सा यहाँ से चला है, यहाँ से चला है, तो यहाँ पे बहुत छोटा एंगल लेना था हमें, तो ये छोटा एंगल लोगे अगर बेटा, जैसे मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, object is moving with angular speed omega, omega angular speed से घूम रहा है with respect to center, center के रिस्पेक्ट में, और सेंटर के रिस्पेक्ट में angular speed omega होता है। then find angular speed with respect to point P which is diametrically opposite on circumference, circumference पे डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ओमेगा, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, मतलब चल के कहीं यहाँ पहुंचा, छोटा सा एंगल ट्रेवल करा, तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इससे एंगुलर स्पीड क्या होगा। अब सुनना अच्छे से मैं जो समझा रहा हूँ, ये सेंटर है ओ, यहाँ से छोटा सा एंगल क्योंकि यहाँ पे है, तो छोटे टी टाइम में बहुत ज्यादा एंगल तो नहीं चलेगा, है ना। अब मुझे इस पॉइंट पे ही निकालना है, तो एक छोटा सा एंगल मैंने यहाँ ट्रेवल किया कुछ थीटा,
ये रेडियस हो जाएगा आर और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कुछ भी। तो tan थीटा को क्या लिखो, tan थीटा बराबर थीटा, कब, जब एंगल स्मॉल हो, एंगल स्मॉल हो। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका रेडियस होगा। ठीक, अब यहाँ पे कोई पॉइंट अपन ने मान लिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, क्यू मान लो, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर पी बोल दिया, क्यू मान लो। अब जब आप क्यू के रिस्पेक्ट में एंगल देखोगे तो यहां से एक लाइन मिलाओ, अरे यार, क्यू के रिस्पेक्ट में जब एंगल देखोगे तो यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन मिलाओगे, हाँ सर यहां से एक लाइन ये मिलाएंगे, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगा यहां से यहां तक, ये एंगल होगा कुछ अल्फा। अब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलोगे सर, परपेंडिकुलर इसका तो पी ही रहेगा, बेस हो जाएगा, यहां से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है तो ये हो जाएगा डायमीटर के बराबर, यहां से यहां तक रेडियस 2r, तो 2r लिखो। और अल्फा अगर स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, अल्फा स्मॉल है, तो tan अल्फा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू p बटा 2r। और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, यहां से यहां तक आने का टाइम t है, तो अल्फा बाई टी यहां पे हो जाएगा अल्फा के रिस्पेक्ट में ओमेगा, तो सॉरी एंगल अल्फा था, तो एंगल ये अल्फा एंगल है बेटा, ये एंगल अपॉन टाइम यहाँ का एंगुलर स्पीड हो जाएगा क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यू के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड आएगा p बाई 2। और यहाँ पे देखोगे इनिशियल एंगुलर स्पीड जो यहाँ पे टाइम से डिवाइड करोगे तो थीटा डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा एंगुलर स्पीड जो कि होगा p बाई आर। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड आया p बाई आर, तो इस p बाई आर को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, तो p बाई आर को ओमेगा लिख दूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2। तो इसको डायरेक्टली तुम याद भी रख सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, ओमेगा से घूम रहा हो तो सेंटर के रिस्पेक्ट में है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड हो जाएगा ओमेगा बाई। एक बार और समझा देता हूँ, चिंता करने की बात नहीं बेटा, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखो ये सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है सर, सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी है और बहुत छोटा सा एंगल ट्रेवल किया इसने, यहाँ पे बहुत छोटा एंगल ट्रेवल किया तो कहीं यहाँ पे आया होगा। अगर ये सेंटर के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल चला है तो सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में, सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में समझिएगा बेटा प्लीज अच्छे से, सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में जो एंगल चलेगा, सरकमफ्रेंस और एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट उसने बोला है, ये एंगल आपको नहीं लगता और छोटा होगा? क्यों सर? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर और इसका बेस r, और सेम परपेंडिकुलर यहां से पॉइंट लोगे तो इसका बेस 2r, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2r, ये हो जाएगा आपका tan। तो बेटा आप साफ साफ देख सकते हो ये p बाई आर है, ये p बाई 2r है, तो जो अल्फा है इसके कंपेयर में आधा हो जाएगा, मतलब एंगल जो होगा इस थीटा के कंपेयर में आधा हो जाएगा। और एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम, सर आप यहाँ पे एंगल कहाँ कह रहे हो, tan थीटा है, जब एंगल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, तभी तो इसका डायमेट्रिकली पॉइंट ये होगा, एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा थीटा होता है, तो थीटा बाई टी ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा बाई टी यहाँ पे ओमेगा डैश हो जाएगा, ओमेगा डैश p बाई 2 और ओमेगा p बाई आर, तो इस p बाई आर को ओमेगा लिख लोगे तो ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो सरकमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 2D कंप्लीटेड। हो सकता है आज का लेक्चर का टाइम पता नहीं क्योंकि स्लाइड्स 50 हो गए ऑलमोस्ट, तो जितने भी सर्कुलर मोशन के सवाल होते हैं और जितने भी आज तक पूछे गए हैं मैंने सारे करा दिए, तो एक बार आप सवाल सॉल्व करिए, अच्छे लेवल के सवाल कराएं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों होता है, तो उसको कैसे डील करना है, सिंपल सवाल में कैसे डील करना है, आपको सारे फॉर्मूले भी बता दिए, आप आराम से सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।